हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। इसके पहले हमने 2021 के इसरो साइंटिस्ट बी के लिए जो एग्जामिनेशन होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था फॉर केमिस्ट्री ब्रांच। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018 ऑफ इसरो साइंटिस्ट बी केमिस्ट्री। टोटल 50 क्वेश्चन था एंड मैक्सिमम मार्क्स वाज 200। ये देखो आप 2018 का क्वेश्चन पेपर है एंड टाइम कितना था 1 आवर 30 मिनट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ O3 एंड N3 आर द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड N3 माइनस आर एजाइड एनायन। N3 माइनस क्या है, दिस इज नथिंग बट एजाइड एनायन। तो आपको सिर्फ बताना है कि ये बेंट होगा या लिनियर होगा। ओजोन का कैसा होता है स्ट्रक्चर, ओजोन का होता है, हम पहले सब लिनियर ही लिखेंगे, O यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। इसको अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे आपको ऑक्टेट कंप्लीट दिखाना है, तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर और यहाँ पे आएगा 3 लोन पेयर। तो आप सेंट्रल एटम का देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, इसका कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और उसके साथ नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसका लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। तो टोटल कितना हो गया 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। और 3 अगर आपका होता है मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। So the central atom, this central atom has sp2 hybridization, which means it has 120 degree bond angle। अगर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है सो जाहिर सी बात है कि ये लीनियर नहीं होगा, दिस विल बी लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे लोन पेयर और ये जो बाकी बॉन्ड्स हैं उन सब के बीच में लगभग 120 डिग्री एंगल का गैप रहेगा। सो दिस विल बी अ बेंड स्ट्रक्चर। सो O3 क्या हो गया, फाइनल डिसीजन, दिस विल बी बेंड स्ट्रक्चर। नाउ वी विल सी द एजाइड एनायन। एजाइड एनायन में भी हमको जो सेंट्रल नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एजाइड एनायन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड इन, यहाँ पे प्लस और ये दोनों तरफ माइनस। तो इसको अलग से लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लिखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि बीच का जो नाइट्रोजन एटम है उसके साथ ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कोई लोन पेयर भी नहीं है, ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। दैट मीन्स दिस विल बी 180 डिग्री ये बॉन्ड एंगल और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन। सो N3 विल हैव लिनियर स्ट्रक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बेंट एंड लिनियर रेस्पेक्टिवली फॉर O3 एंड N3 माइनस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द कंपाउंड विच ओबेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम कैसे करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने के लिए। जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड इज C5H5 दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन मैंगनीज CO होल 3। ये कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है 5, प्लस मैंगनीज में कितना इलेक्ट्रॉन है, दिस हैज 3d5 4s2 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस हर एक कार्बोनिल लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है 2 × 3। यहाँ पे 3 कार्बोनिल है सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, टोटल विल बी 18 इलेक्ट्रॉन। सो द फर्स्ट कंपाउंड फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहीं से आपका आंसर मिल जाना चाहिए, विच कंपाउंड ओबेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन बाकी का भी हम एक बार देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किस लिगैंड का कितना होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ACAC होल 3, ये ACAC क्या है, दिस इज नथिंग बट एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, दिस इज द लिगेंड ACAC। ये क्या है एक्चुअली, ये एसिटाइल एसीटोन का आयनिक फॉर्म है। एसिटाइल एसीटोन क्या है, एसिटाइल एसीटोन इज नथिंग बट दिस कंपाउंड। अब इसमें अगर हम ये जो दो बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन को स्नैच कर लेते हैं तो ये कौन सा लिगेंड फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म दिस पर्टिकुलर लिगेंड हैविंग नेगेटिव चार्ज हियर। अब ये नेगेटिव चार्ज, आप ध्यान से देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर आए तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये अगर नेगेटिव चार्ज इधर आए तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा इस तरफ। सो ऑन द होल दिस कैन बी रिटन एज CH3CO, यहाँ पे भी CO, यहाँ पे CH3, और बीच में एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा।
सो दिस इज नथिंग बट AC अब AC लिगैंड इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है, इसका चार्ज तो होता है -1, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इन अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विल बी 3 क्यों? बिकॉज इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक बार रह सकता है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यहाँ पे एक बार रह सकता है और यहाँ पे एक बार फॉर्म हो सकता है, मतलब इन 3 जगहों पे नेगेटिव चार्ज घूम सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. सो द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 3 इन केस ऑफ एनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. सो इन द केस ऑफ कंपाउंड गिवन, हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है MnACAC होल 3. इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा, हमको देखना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है या नहीं. टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा मैंगनीज का वही 7 + 3 × 3. सो दिस इज 16 इलेक्ट्रॉन. नहीं, ये नहीं हो रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे. बाकी हमारे पास क्या था, बाकी ऑप्शन सी में था CuNH3 होल 6 2+. अब Cu में नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d10 4s1. अब Cu के ऊपर अगर 2+ चार्ज आ जाए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो कॉपर के तरफ से है 9 इलेक्ट्रॉन प्लस हर एक एमोनिया लिगैंड कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 × 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना होगा 21 इलेक्ट्रॉन. तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं कर रहा है. एंड एकदम आखिरी में है निकेल इथिलीन डाइयामीन लिगैंड. इथिलीन डाइयामीन लिगैंड क्या है, इस कंपाउंड को आप देखो, दिस इज निकेल इथिलीन डाइयामीन होल 3 2+. अब En का मतलब है इथिलीन डाइयामीन. स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, डाइयामीन मतलब 2 NH2 ग्रुप होगा दोनों तरफ और बीच में क्या होगा इथिलीन के लिए CH2. दिस इज द लिगैंड और इसको हम नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आखिरी में काम नाइट्रोजन का ही रहता है. तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, NiEN3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, निकेल 2+ आयन बीच में और जो 3 इथिलीन डाइयामीन है वो चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. दिस विल बी इट्स स्ट्रक्चर. और हर एक इथिलीन डाइयामीन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हर एक इथिलीन डाइयामीन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इस नाइट्रोजन के लिए 2 और इस नाइट्रोजन के लिए 2. सो इन केस ऑफ द गिवन कंपाउंड NiEN होल 3, निकेल से हमको मिलेगा 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन निकेल 2+ फॉर्म में है. सो दिस विल बी ओनली 3d8 इलेक्ट्रॉन्स. सो 8 इलेक्ट्रॉन निकेल से प्लस हर एक En के लिए 4 इलेक्ट्रॉन. सो 4 × 3 इट विल बी इक्वल्स टू 20 इलेक्ट्रॉन. तो ये भी कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओनली ऑप्शन ए 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, बोरॉन में कोई लोन पेयर नहीं है बल्कि बोरॉन में एक वैकेंट p ऑर्बिटल है और 3 सिग्मा बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ. सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन विल बी sp2. अब इस स्ट्रक्चर में आप देखो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, दैट इज CN एक्सिस क्या होगा, इट विल बी C3. बिल्कुल बोरॉन के बीचों बीच से जाएगा. आप जिस स्क्रीन से देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल के स्क्रीन हो या लैपटॉप के स्क्रीन हो, उसका परपेंडिकुलर ये C3 एक्सिस होगा. तो हमारे पास मिल गया C3 एक्सिस. अब पॉइंट ग्रुप निकालने का तरीका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हमको मिल गया. नेक्स्ट हम सवाल क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है या नहीं. ऑब्वियसली है, ये एक परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है, ये एक परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है, ये और एक परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है. तो जब परपेंडिकुलर C2 एक्सिस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करता है तो पॉइंट ग्रुप C से सीधा D में चला जाएगा. अब उसके बाद हम सवाल क्या करते हैं कि सिग्मा H प्रेजेंट है कि नहीं, दैट इज हॉराइजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं. ऑब्वियसली हॉराइजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट देयर. तो फाइनली द पॉइंट ग्रुप विल बी D3H. अगर ये नहीं होता, अगर सिग्मा H नहीं होता तो हमारा अगला सवाल क्या होता, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ग्रुप रूल अगला सवाल होता कि सिग्मा V है कि नहीं. और इन केस ऑफ सिग्मा V इन D पॉइंट ग्रुप उसको हम नाम देते हैं सिग्मा D. तो वो हो जाता हमारा DND पॉइंट ग्रुप. और अगर सिग्मा V नहीं होता तो नाम हो जाता ओनली DN. तो यहाँ पे हमारा सिग्मा H मिल गया. सो D3H विल बी आवर पॉइंट ग्रुप. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. Now next question, question number 4. The size of d orbitals in silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. अच्छा, ये कौन से ग्रुप में है, यहाँ पे आपको ग्रुप 14, 15, 16 और 17 का एलिमेंट उठाया गया है. सेकेंड वाला एलिमेंट ग्रुप 14 में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड लेड.
15 में क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड 17 इज हेलोजन ग्रुप, आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द रेडियो एक्टिव एस्टाटीन। हो गया। तो यहां से हमको सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन हमको पकड़ा दिया है और बोला है कि आप डिसाइड करो कि डी ऑर्बिटल का साइज क्या होगा। अब जब हम कोई पीरियड में राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, साइज छोटा होते जाता है। और इस पीरियड में, सिलिकॉन वाले पीरियड में, डी ऑर्बिटल बस इंट्रोड्यूस ही हुए हैं। दीज आर ऑल हैविंग 3d ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स भी सेम तरीके से राइट हैंड साइड में साइज डिक्रीज होता जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, सिलिकॉन ग्रेटर देन फॉस्फोरस, ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन क्लोरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which is the strongest reducing agent। reducing agent पूछा गया है और 4 जो हाइड्रोहेलिक एसिड होता है उसको दे दिया गया है हमको। अगर हमें एसिडिटी पूछा जाता, ये बहुत कॉमन सवाल है, अगर हमें एसिडिटी पूछा जाता तो क्या होता ट्रेंड, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। क्यों होता, क्योंकि एसिडिटी डिपेंड्स ऑन कि आप एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन को कितना जल्दी छोड़ सकते हो, कितना इजीली छोड़ सकते हो। और क्योंकि आयोडीन का साइज बाकी सबसे ज्यादा है तो आयोडीन के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग है दैट बॉन्डिंग इज वीकर देन द अदर बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा और हाइड्रोजन प्लस आयन भी, कैटायन भी जल्दी सोल्यूशन में इजीली रिलीज होगा। तो इसीलिए ये है एसिडिटी ऑर्डर। और ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट के केस में भी आपको यही ट्रेंड मिलेगा। रिड्यूस करना मतलब क्या होता है कि आप किसी को हाइड्रोजन डोनेट कर दो या फिर किसी से स्नैच कर लो ऑक्सीजन, वही होता है किसी को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेशन कैपेसिटी जिसका ज्यादा होगा वही सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो कि है HI का। सो HI विल बी आंसर, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। और अगर कोई क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रेंड पूछा जाए तो एग्जैक्टली यही ट्रेंड होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ लिगैंड्स, पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ लिगैंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। अच्छा, ऐसा एक कंपाउंड ढूंढना है जहां पे MlCt भी होता है और साथ साथ LmCt भी होता है, मेटल टू लिगैंड एंड लिगैंड टू मेटल। आपने जब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ा है वहां पे आपको साइनर्जिस्टिक इफेक्ट पता होगा। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट वो क्या था कि अगर कोई मेटल के साथ CO मतलब कार्बोनिल लिगैंड का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड के लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल रहने के वजह से, लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल रहने की वजह से मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग होता है। और उसके साथ साथ जो नॉर्मल बॉन्डिंग है विच इज द सिग्मा बॉन्डिंग फ्रॉम CO टू मेटल्स ऑर्बिटल, वो भी एग्जिस्ट करता है। सो सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बैक बॉन्डिंग, इन दोनों के वजह से MCO बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर बॉन्ड्स, और इसी को बोलते हैं साइनर्जिक और साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। और ये नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में दिखाई देता है जहां पे लो लाइंग ऑर्बिटल कैरिंग लिगेंड्स लाइक CO, CN- ये सब एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे ऐसा कंपाउंड कौन सा है, CrCO6, ऑप्शन ए, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि CrCO6 में आपको MlCt भी मिलेगा और साथ ही साथ LmCt भी मिलेगा। बाकियों में क्यों नहीं हो सकता, बाकी जैसे इसका सेकेंड ऑप्शन है रुथेनियम बाइपिरिडिन होल 3Cl2, दिस कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रुथेनियम इज इन +2 स्टेट, मतलब इसका D6 इलेक्ट्रॉन है एंड इट शोज मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। इसका स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कलर होता है इन एक्वस सोल्यूशन, दैट इज फॉर मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। एंड द ऑप्शन सी KMnO4, यहाँ पे Mn है कौन सा स्टेट में, +7 स्टेट में। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली रहता है 3d5 4s2, तो +7 स्टेट मतलब ये D0 हो गया। सो दिस विल फॉर्म ओनली लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे मेटल टू लिगैंड नहीं होगा। ओनली कंपाउंड ए ऐसा होगा, क्रोमियम वाला कंपाउंड, जहां पे बोथ मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर एंड लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कैन ऑकर। अब क्वेश्चन नंबर 7, out of various allotropes of phosphorus the system to which white phosphorus that is P4 belongs is। अब ये क्वेश्चन है बोरेन सिस्टम से। बोरेन के स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू वेड्स रूल जैसे हम निकालते थे क्लोजो नीडो अराक्नो हाइपो, वो रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक नॉर्मल फॉर्मूला लिख लो, BnHn होल 2- या फिर BnHn+2
अगर ये होगा तो हम बोलेंगे उसको क्लोजोबोरेन। और इसका स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, ये होगा n+1। फिर अगर आपके पास ऐसा हो BnHn+4 तो उसका स्ट्रक्चर होगा निडोबोरेन, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा n+2। अगर फॉर्मूला आपके पास हो जनरल फॉर्मूला n+6 दैट विल बी आराक्नोबोरेन और ACP होगा n+3। एंड फाइनली अगर BnHn+8 स्ट्रक्चर का कुछ हो तो दैट विल बी कॉल्ड हाइपोबोरेन एंड द स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी n+4। ये आप नोट कर लो। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास बोरॉन के रिलेटेड कंपाउंड नहीं है लेकिन आपको फिर भी क्लोजो, निडो, आराक्नो, हाइफो ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में आपके पास फास्फोरस है P4 व्हाइट फास्फोरस और आपको बताना है कि ये कौन से सिस्टम में बिलोंग करेगा। तो उसके लिए रूल क्या है, अगर कार्बन या सिलिकॉन या जर्मेनियम या फिर टिन हो देन यू कैन रिप्लेस देम विथ BH। ये एक रूल हो गया। दूसरा क्या, अगर आपके पास नाइट्रोजन या फास्फोरस या आर्सेनिक वाला कोई सिस्टम हो देन यू कैन रिप्लेस देम बाय BH2। और अगर आपके पास सल्फर एंड सेलेनियम वाला सिस्टम है देन यू कैन रिप्लेस देम विथ BH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास क्या है, हमारे लिए एप्लीकेबल है ये रूल। हमारे पास है P4 तो P को हम किससे रिप्लेस करेंगे, BH2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि P को हम BH2 से रिप्लेस कर सकते हैं नाइट्रोजन या फास्फोरस या आर्सेनिक को। सो BH2 से अगर हम रिप्लेस करें तो क्या होगा, B4H8। तो B4H8 को हम कैसे लिख सकते हैं, B4H4+4 ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला लाइक दिस BnHn+4। सो ये होगा निडोबोरेन। हमारे पास जो व्हाइट फास्फोरस है दैट विल बी निडोबोरेन। सो ऑप्शन नंबर बी। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव टू डील विथ निडो, क्लोजो, आराक्नो, हाइफो। बट यहाँ पे साथ साथ आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स है। अभी तक हमने जैसे एक रूल देखा था BnHn+2 BnHn+4, यहाँ पे मैं एक दूसरा रूल दिखाऊंगा जो कि एक्चुअली वेड रूल है। अकॉर्डिंग टू द वेड रूल आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी कंपाउंड दिया जाए उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पहले काउंट करना पड़ेगा। ये है स्टेप 1। फिर इन द सेकेंड स्टेप आपको वहां से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ज्यादातर कंपाउंड BH के बने होते हैं, मतलब वहां पे BH बॉन्ड होता ही होता है। सो एक BH बॉन्ड के लिए आप कितना इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे, -2 इलेक्ट्रॉन। या फिर अगर आपके पास CH बॉन्ड है उसके लिए भी आप करोगे -2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन द स्टेप नंबर 3 जितना नंबर इलेक्ट्रॉन आपके पास आया उसको आप 2 से डिवाइड करोगे टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहिए और इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इन शॉर्ट SEP। सो स्टेप नंबर 3 पे आपको ACP डिटरमाइन करना है। फिर फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, यहाँ पे आपको देखना है वो जो आपने ACP डिटरमाइन किया वो किस फॉर्म में आता है, n+1 या फिर n+2 या फिर n+3 या तो n+4। n क्या है, n इज नंबर ऑफ वर्टिसेस। जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन छोड़ के बाकी का जो एटम्स होंगे लाइक बोरॉन, कार्बन एटसेट्रा, वो कितने नंबर है, क्योंकि वही वर्टिसेस फॉर्म करते हैं। तो वो जितने नंबर होंगे उनके साथ +1 करने पे ACP आ रहा है या फिर +2 या फिर +3 या फिर +4 करने पे आपका ACP मैच कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। अगर +1 मतलब n+1 फॉर्मूला में वो बिलोंग करता है तो वो होगा क्लोजो, n+2 में है तो वो होगा निडो, n+3 को हम बोलते हैं आराक्नो एंड n+4 इज कॉल्ड हाइफोबोरेन, हाइफो स्ट्रक्चर। तो ये है टोटल रूल। अब इस रूल को हम अप्लाई करेंगे फॉर दिस कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 8, वेड रूल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ B10C2H12। ठीक है, हम लिख लेते हैं एक बार B10C2H12। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BH10 और साथ में CH2 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये देखो स्टेप नंबर 1 TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करना है। बोरॉन कितना है, बोरॉन है 10।
10 बोरॉन अगर है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NH2, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2Np1 विच इज 2s2 2p1 पर्टिकुलरली फॉर बोरॉन। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 3, बोरॉन का नंबर है 10, सो 3 इंटू 10 प्लस कार्बन कितना है 2, कार्बन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना है 2s2 2p2, सो 4 और कार्बन यहाँ पे है कितना C2 मतलब 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो एक ही होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है 12, सो 12 इंटू 1, ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 50, ये आ गया आपका 50, 50 क्या हुआ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टीवी आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2, सब्सट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, BH के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, CH के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। BH कितना है, BH है 10 और CH कितना है, CH है 2, तो हमें कितना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 50 माइनस 10 BH के लिए 10 इंटू 2 माइनस 2 CH के लिए 2 इंटू 2, कितना आएगा, इट विल कम 26 हमारा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड करते हैं टू गेट द स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, सो 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे टू गेट स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज 13। अब इस 13 को जो कि है स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, हम लिख सकते हैं ऐसे 12 प्लस 1, 12 क्यों, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर में बोरॉन कितना था B10, कार्बन कितना था C2 और बाकी था H12, तो वर्टिसेस कौन कौन फॉर्म करेगा 10 बोरॉन एटम और 2 कार्बन एटम, सो टोटल वर्टिसेस कितना हुआ 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12, ये टोटल वर्टिसेस हो गया 12 और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारा 13, सो उसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1 और n प्लस 1 क्या होता है, n प्लस 1 इज कॉल्ड क्लोजो, सो दिस विल बी क्लोजो स्ट्रक्चर। ये आपका आंसर का एक पार्ट हो गया कि ये क्लोजो होता है। अब आप देखो आंसर में ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों में ही दिया हुआ है क्लोजो, एक में नंबर ऑफ आइसोमर्स, आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स भी यहाँ पे बताना है, एक में नंबर ऑफ आइसोमर्स दिया गया है 3 और एक में नंबर ऑफ आइसोमर्स दिया गया है 1, क्या होगा, अच्छा फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल B10 C2 H12 नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 12 और 12 नंबर ऑफ वर्टिस रहता है जिस स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलते हैं इकोसाहेड्रॉन, उसको हम बोलते हैं इकोसाहेड्रॉन। इकोसाहेड्रॉन का स्पेशलिटी क्या है, कोई भी इकोसाहेड्रॉन का स्पेशलिटी है यहाँ पे अगर 12 वर्टिसेस में कोई भी 2 वर्टिसेस को फॉरेन एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो 3 स्ट्रक्चर देता है, ऑर्थो, फिर मेटा और पैरा, जस्ट लाइक अ बेंजीन रिंग, इकोसाहेड्रन भी जस्ट लाइक अ बेंजीन रिंग ऑर्थो, मेटा और पैरा देता है अगर 2 फॉरेन एलिमेंट को हम इंट्रोड्यूस करें, जो कि यहाँ पे है 2 कार्बन एटम, हम अगर 12 ही बोरॉन एटम रखते तो कोई भी आइसोमर नहीं होता, लेकिन हमने 2 कार्बन एटम को इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड दैट इज वाई वी विल गेट 1 ऑर्थो 1 मेटा एंड 1 पैरा आइसोमर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्लोजो एंड 3 आइसोमर्स। जस्ट लाइक बेंजीन, बेंजीन में भी अगर आप 2 हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दोगे विथ 2 फॉरेन एलिमेंट्स लाइक XX, तो एक मिलेगा ऑर्थो, एक मिलेगा आपका मेटा और एक मिलेगा आपका पैरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपका आ गया रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर। क्या पूछा गया है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट रिमेन्स, रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स 100 of its original radioactivity after 2.303 सेकेंड। हाफ लाइफ आपको निकालना है, कैसे करोगे, एकदम शुरुआत से मैं बोलता हूं, कोई भी रेडियो एक्टिविटी का मैथमेटिक्स आए आप ये ध्यान में रखना, जो जनरल रूल होता है रेडियो एक्टिविटी का वो क्या है, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में हम बोलते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी, और सामने एक नेगेटिव साइन देते हैं क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक उसी तरह रेडियो एक्टिविटी ये फिनोमेना भी एक केमिकल काइनेटिक्स फिनोमेना है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग एट टाइम टी, और सामने एक नेगेटिव साइन होगा क्योंकि ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, dN/dt इक्वल्स टू Kn माइनस Kn, के क्या हो गया डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट,
अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे? dn/n इक्वल्स टू माइनस के dt। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से t है टाइम का लिमिट, और n का लिमिट क्या होगा? शुरुआत में जब टाइम था 0 तब n मान लेते हैं n0 था। ये है स्टार्टिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब एक भी मॉलिक्यूल्स या एटम डिसइंटीग्रेट मतलब रेडियो एक्टिविटी की वजह से डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। एंड एट टाइम इक्वल्स टू t n विल बी एज्यूम्ड एज nt। तो ये लिमिट होगा n0 से nt। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा? ln n, लिमिट क्या है? n0 से nt इक्वल्स टू माइनस kt। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा ln nt माइनस ln n0 इक्वल्स टू माइनस kt। अब ln का माइनस है मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, सो ln nt बाई n0 इक्वल्स टू माइनस kt, और वी कैन राइट nt इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस kt। ठीक है, ये है आपका रेडियो एक्टिविटी का इक्वेशन। अब यहां से आप हाफ लाइफ में कैसे आओगे? हाफ लाइफ आने के लिए क्या करना पड़ता है? डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ क्या है? डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ इज टी विल बी कंसिडर्ड टी हाफ जब इन टी विल बी n0/2। इनिशियल जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे वो डिसइंटीग्रेट होके अपना हाफ क्वांटिटी में आ चुका है, तब हम टाइम को बोलेंगे कि ये हाफ लाइफ हो गया है। तो इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, n0/2 इक्वल्स टू n0 e टू दी पावर माइनस के टी हाफ। क्या होगा आंसर? इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा टी हाफ विल बी 0.693 बाई के। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन रिगार्डिंग हाफ लाइफ। एक इक्वेशन आ गया था रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन। आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो या फिर इस इक्वेशन को भी आप यूज कर सकते हो, और ये दोनों इक्वेशन से आपका रेडियो एक्टिविटी का कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इस मैथ को देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स 100 ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी आफ्टर 2.303 सेकेंड। तो इसका हाफ लाइफ क्या होगा? तो कौन सा इक्वेशन हम लेंगे? हम यहाँ पे ये वाले इक्वेशन को लेंगे, और एक बार लिख लेते हैं ln nt बाई n0 इक्वल्स टू माइनस kt। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन nt इज n0/100, क्योंकि वो अपना 100 इनिशियल मॉलिक्यूल पे या एटम्स पे आ चुका है जब टाइम कितना है? 2.303 सेकेंड। इतने टाइम में वो अपना 100 कंसेंट्रेशन पे आ चुका है। तो nt इक्वल्स टू n0/100 जब t विल बी इक्वल्स टू 2.303, उसी को हम लिखेंगे एग्जैक्टली। सो वी विल राइट ln n0/100, और नीचे ऑलरेडी n0 था, माइनस के टी के जगह 2.303। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ln n0 कैंसिल हो जाएगा, और 1/100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस के 2.303। इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट माइनस 2 ln 10 इक्वल्स टू माइनस के 2.303। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ln 10 को हम log 10 में कन्वर्ट करेंगे। अब ln x को अगर हम log x लिखना चाहते हैं तो उसके पहले हमें कौन सा फैक्टर यूज करना पड़ता है? 2.303, ये फैक्टर यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हम वो करेंगे 2 इंटू 2.303 log 10 इक्वल्स टू k इंटू 2.303, और log 10 का वैल्यू कितना होता है? log 10 टू द बेस 10 विल बी 1। सो फाइनली 2 इक्वल्स टू k। 2.303 भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो k आ जाएगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा 2। अब इसको हम यूज करेंगे हाफ लाइफ के इक्वेशन में। हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या था? ये था हाफ लाइफ का इक्वेशन आपका कि टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के। के जगह हम क्या लिखेंगे? अभी अभी वैल्यू मिला 2, 0.3465। देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ है कि नहीं? ऑप्शन में हाँ, ये आपको मिल गया, ऑप्शन बी 3465। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CO4 CO12, यह है कोबाल्ट, यह है कार्बोनिल। सो कोबाल्ट कार्बोनिल में मेटल मेटल बॉन्ड आपको फाइंड करना है। तो इसका रूल क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। रूल है सबसे पहले स्टेप में आपको TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 18 इंटू n से उस TVE को
माइनस करना होगा। 18n में n क्या है? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इन द थर्ड स्टेप आपको ये जो मिला 18n माइनस टीवी, उसको 2 से आपको डिवाइड करना है एंड दैट विल बी योर आंसर, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंपाउंड है CO4 CO होल 12। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस शेल का है 3d7 4s2, मतलब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 9 इंटू 4, क्योंकि 4 कोबाल्ट एटम है, प्लस हर एक CO लिगैंड, कार्बोनिल लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। सो 2 इंटू 12, so it will come 36 plus 24, that is 60। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? इन द सेकेंड स्टेप 18 इंटू 4 से हमें 60 को माइनस करना है। 4 क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 कोबाल्ट एटम है। सो इट विल कम 72 माइनस 60, दैट इज 12। एंड इन द फाइनल स्टेप हमें 12 को डिवाइड करना है 2 से 6। तो ये हो गया आपका आंसर। टोटल आपके पास कोबाल्ट कोबाल्ट ये मेटल मेटल बॉन्ड रहेगा कितना? 6 बॉन्ड रहेगा। और ये स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे आप, देन ऑल्सो यू विल सी कि कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में टोटल 6 बॉन्ड रहता है। दीज आर दो 6 बॉन्ड्स। और बाकी का जो 12 कार्बोनिल लिगेंड्स है वो कैसे अरेंज होगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ये हो गया टोटल 12 कार्बोनिल लिगेंड्स। ये है इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा C 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेटिव मिथाइलेशन के बारे में पूछा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 11, द कंपाउंड दैट विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अगर हम ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाते हैं तो जेनरली जो सेंट्रल मेटल आयन है वो अपने N+ स्टेट में अगर वो जेनरली रहता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है N+2 प्लस फॉर्म में। बिकॉज दैट इज व्हाट ऑक्सीडेटिव एडिशन मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी था, अगर मेटल आयन +2 फॉर्म में था वो चला जाएगा M+4 फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखो, इन द फर्स्ट कंपाउंड इरिडियम किस स्टेट में है? कार्बोनिल कंपाउंड 0 चार्ज कैरी करता है। PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये भी 0 चार्ज कैरी करता है, लेकिन Cl कैरी करता है -1 चार्ज। सो इरिडियम यहाँ पे है +1 चार्ज में। और इरिडियम किस ग्रुप में बिलोंग करता है? कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम। तो इरिडियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 3d7 4s2। और इरिडियम +1 का कितना होगा? 3d7 4s1। तो इरिडियम +1 से ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद, मिथाइल आयोडाइड का ऑक्सीडेशन एडिशन होने के बाद अगर +3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3d6 4s0। दिस इज पॉसिबल। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल होगा कंपाउंड ए के लिए। अब कंपाउंड बी में क्या है? रोडियम I2CO होल 2। यहाँ पे आयोडीन का -1 चार्ज है और 2 आयोडीन है, मतलब -2 चार्ज है। तो रोडियम कितना कैरी करेगा? रोडियम चार्ज कैरी कर रहा है यहाँ पे +2। और रोडियम भी कोबाल्ट के ग्रुप में ही बिलोंग करता है। तो रोडियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 3d7 4s0। तो रोडियम +2 से अगर +4 में कन्वर्ट हो जाए आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3d5 4s0, विच इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल होगा। लेकिन अब कंपाउंड सी में आप देखो, कंपाउंड सी में क्लोरीन कैरी करता है -1 चार्ज, एक मिथाइल ग्रुप कैरी करता है -1 चार्ज, और जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगैंड है वो भी कैरी करता है -1 चार्ज, लेकिन वो है 2 यहाँ पे। सो टोटल हो जाएगा -2 चार्ज। सो -2 -1 -1 -4 हो गया एनायनिक लिगेंड्स का चार्ज। सो टाइटेनियम हियर विल हैव +4 चार्ज। अब टाइटेनियम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है वैलेंस शेल का? 3d2 4s2। तो टाइटेनियम 4+ स्टेट में, टाइटेनियम 4+ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 3d0 4s0। अब अगर इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाता तो ये +4 से +6 स्टेट में कन्वर्ट होता, लेकिन +6 स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए जो कि इधर से रिलीज होके +6 स्टेट फॉर्म करे। एंड दैट इज वाई दिस कंपाउंड विल नेवर अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, ए फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज एग्जिबिटेड बाय। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करके ही दे सकते हो, लेकिन फिर भी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। वी नो दैट पीरियोडिक टेबल में बोरॉन से राइट हैंड साइड में जब आप नाइट्रोजन तक जाओगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से, जहां पे सबसे नीचे है 1s सिग्मा, फिर 1s सिग्मा स्टार दैट इज एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर 2s सिग्मा स्टार, फिर 2p पाई एंड 2p सिग्मा, फिर 2p पाई स्टार एंड फिर 2p सिग्मा स्टार। जबकि नाइट्रोजन के बाद यानी कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब केसेस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या हो जाएगा, नीचे का तो सेम रहेगा, 1s 2s सिग्मा ऑर्बिटल सेम रहेगा, उसके बाद आ जाएगा 2p सिग्मा, फिर 2p पाई, फिर 2p पाई स्टार और उसके बाद 2p सिग्मा स्टार। सो दिस इज 2p सिग्मा, 2p पाई, फिर 2p पाई स्टार एंड उसके बाद 2p सिग्मा स्टार। ये है डिफरेंस। अब हमारे पास है क्या, CO, Cn माइनस, NO एंड NO प्लस। इन सब में कार्बन एंड नाइट्रोजन दे आर कॉमन। हम कौन सा वाला डायग्राम यूज करेंगे, हम ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं CO के केस में। क्या होगा इलेक्ट्रॉन काउंट, कार्बन का है 6 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन का है 8 इलेक्ट्रॉन, सो 14 इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ Cn माइनस, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन। NO के केस में नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, सो 15 इलेक्ट्रॉन। एंड इन द लास्ट केस NO प्लस, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और एक माइनस फॉर द प्लस चार्ज, ये 14 इलेक्ट्रॉन। सो सबसे पहले तो हम CO जिसका 14 इलेक्ट्रॉन है, Cn माइनस और NO प्लस, इन तीनों का ही है 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं इन तीनों केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना है, अच्छा ये ट्रिक आप जान के रखो, अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन को आप कैंसिल कर दीजिएगा। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग और 4 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग, तो वो अपने आप कट जाएगा, जीरो हो जाएगा और इसको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी कैलकुलेशन आप स्टार्ट करो इस जगह से। यहाँ पे कितना है हमारे पास, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 0, सो 6 माइनस 0 बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। बाकी क्या है, बाकी है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO के केस में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, सो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 5 माइनस 0 बाई 2 दैट इज 2.5। और वही हमसे पूछा गया है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज एग्जिबिटेड बाय व्हिच एलिमेंट, आंसर होगा NO, C। और इस क्वेश्चन को आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करके ही बता सकते थे कि 3 एलिमेंट्स का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा है 14 विच इज इवन नंबर, बस जो NO है उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा था 15 विच इज ऑड नंबर, तो यही दिखाएगा फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड इन द रिएक्शन ऑफ बेंजामाइड विद P2O5 इज। बेंजामाइड क्या है, ये है आपका बेंजीन रिंग और उसके साथ अगर आप CONH2 ये ग्रुप जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा एमाइड। एमाइड मतलब दिस ग्रुप इज कॉल्ड एमाइड ग्रुप, तो ये हो गया आपका बेंजामाइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्डो NH2। इसके साथ हमें किसका रिएक्शन करवाना है, P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सो इन द फर्स्ट स्टेप बेंजामाइड में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट विल कम हियर फॉर्म अ डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है ये आके फॉस्फोरस में अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। सो द इंटरमीडिएट विल बी लाइक दिस C6H5 CO, इसके साथ फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड N प्लस H और यहाँ पे H। तो इसके बाद होगा प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को ले लेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एबोलिश हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप C6H5
सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH, फिर यहाँ पे O और बाकी फॉस्फोरस का OH, OP, डबल बॉन्ड O। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन विल हैपन। यहाँ पे होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर विल क्रिएट ए ट्रिपल बॉन्ड और ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। सो वी विल गेट C6H5C ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस कैटायन। अब ऑलरेडी सोल्यूशन में क्या है, O माइनस P डबल बॉन्ड O, OH, OP डबल बॉन्ड O, ये वाला कंपाउंड, दिस कंपाउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल स्नैच दिस हाइड्रोजन एंड फाइनली वी विल गेट C6H5 ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाइट्राइल या फिर सायानो कंपाउंड। दिस इज नाइट्राइल कंपाउंड एंड बेंजीन ग्रुप एडेड है, सो दिस विल बी कॉल्ड बेंजो नाइट्राइल। ऑप्शन था क्या ऐसा कुछ, ऑप्शन में था द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड इन द रिएक्शन विल बी, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन बी में ये है आपका C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज बेंजोनाइट्राइल। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बाइड के साथ वाटर के रिएक्शन के ऊपर बेस करके है ये क्वेश्चन। एल्यूमिनियम कार्बाइड आपको दिया गया है। व्हेन एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड रिएक्ट विथ H2O, मेजर प्रोडक्ट्स क्या होगा। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करते ही मीथेन जनरेट करता है, CH4 जनरेट करता है और उसके साथ AlOH3 ये जनरेट करता है। मैग्नीशियम कार्बाइड एल्यूमिनियम से थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन करता है, दिस रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस एल्काइन और उसके साथ ऑब्वियसली MgOH2। यहाँ पे एल्काइन कौन सा प्रोड्यूस होगा, कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, सो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या हो गया, दिस इज प्रोपाइन, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन। तो ये एक एल्काइन फॉर्म होगा इन केस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड रिएक्टिंग विथ वाटर, और एल्यूमिनियम कार्बाइड हमेशा मीथेन जनरेट करेगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, मीथेन एंड प्रोपाइन। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज अबाउट एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइडेड है, उस स्ट्रक्चर में 1, 3, 2, 4 4 ग्रुप आपको डिनोट कर दिया गया है। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहली बात, कोई भी स्ट्रक्चर में अगर COOH ग्रुप आपको दिखे, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो उसका एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा कैंसिल हो गया, सबसे पहले ही ऑप्शन कैंसिल हो गया A और B, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक है ग्रुप नंबर 1 और एक है ग्रुप नंबर 4। तो या तो 1 ग्रेटर देन 4 होगा या तो फिर 4 ग्रेटर देन 1 होगा। बाकी 2 ग्रुप 2 एंड 3 ये बाद में रहेगा, विच इज वायलेटेड बाई ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए। सो ये दोनों है रॉन्ग ऑप्शन। अब हमें जज करना है 1, 4, 2, 3 एंड 1, 4, 3, 2, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी के बीच में। अब आप देखो ये जो 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 1 और 4, इन दोनों में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH, इसके साथ यहाँ पे जो नाइट्रोक्साइड है N डबल बॉन्ड O एंड NO माइनस, इसका एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन का एक पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है एंड दैट इज वाई द नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबल हियर वेरी मच। और एसिडिटी का मतलब ही है कि एक हाइड्रोजन को निकाल लेने के बाद, स्नैच करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज द कंजुगेट बेस, वो कंजुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है उसका एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा। सो 1 will be greater than 4। 1 का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दैट विल बी मोर स्टेबल, दैट विल बी मोर एसिडिक देन 4 नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सीन नहीं है। और दूसरे टाइप से आप कैसे जज कर सकते हो, दूसरा हमारे पास है 2 एंड 3 जज करने के लिए। 2 में क्या है, 2 में है NH2 ग्रुप एंड 3 में है SH ग्रुप। अब आप देखो NH2 ग्रुप से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो वो होगा NH माइनस, और SH ग्रुप से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो वो होगा S माइनस।
अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी ज्यादा है एंड अकॉर्डिंग टू द रूल नेगेटिव चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन नाइट्रोजन देन ऑन सल्फर। तो ग्रुप नंबर 2 विल बी मोर एसिडिक देन ग्रुप नंबर 3। सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी 1 4 2 3। ऐसा कौन सा है? ऐसा है सी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, स्टीरियो केमिस्ट्री से है। आपको बताना है कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स दिया गया है ये है आपके 100 हर्ट्ज फॉर्म में, 100 हर्ट्ज फॉर्म में ये दिया गया है आपको बताना है ये एनंशियोमर है या डायस्टीरियोमर या मेसो कंपाउंड्स या फिर आइडेंटिकल है। कैसे हम करेंगे? 100 हर्ट्ज से हम या तो फिर न्यूमैन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं इसको, या तो फिर हम इसको फिशर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से फिशर में प्रोजेक्ट करना सही होगा क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा इरिथ्रो और थ्रियो ये कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा, विच इज बेटर डिस्क्राइब्ड बाय फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन कैसे करते हैं? 100 हर्ट्ज से सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है CaBX और CaBY, मतलब दोनों कार्बन तो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसके साथ एक है A, एक है B और एक है X और यहाँ पे है Y, एक है यहाँ पे A, एक है यहाँ पे B। ये हो गया आपका 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन। इसको हम ड्रॉ करेंगे फिशर में। कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हमें X और Y को दोनों तरफ रखना होगा। ये कार्बन पीछे की तरफ है, दिस कार्बन इज दिस कार्बन एंड दिस इज दिस फ्रंट कार्बन। सो ये होगा X और ये होगा Y। राइट हैंड साइड में क्या है? पीछे के कार्बन में राइट हैंड साइड में है B एंड लेफ्ट हैंड साइड में है A। सो B एंड A। एंड आगे वाले फ्रंट कार्बन में राइट हैंड साइड में B है, लेफ्ट हैंड साइड में A है, राइट हैंड में B, लेफ्ट हैंड में A। ऐसा एक हो सकता है 100 हर्ट्ज। अगर ये कुछ इस तरीके से रहता, अगर ये रहता C, यहाँ पे A B नीचे X, लेकिन आगे वाले कार्बन में यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे Y, तो वो क्या होता? दैट विल बी डिस्क्राइब्ड बाय X Y, राइट हैंड साइड में B, लेफ्ट हैंड साइड में A फॉर द बैक कार्बन। राइट हैंड साइड में B, लेफ्ट हैंड साइड में A, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में B, लेफ्ट हैंड साइड में A। लेकिन फॉर द फ्रंट कार्बन राइट हैंड में है A और लेफ्ट हैंड में है B, राइट हैंड में है A और लेफ्ट हैंड में है B। तो ये दोनों मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? दिस विल बी कॉल्ड थ्रियो एंड दिस विल बी कॉल्ड इरिथ्रो। ठीक है, इरिथ्रो और थ्रियो। और इरिथ्रो और थ्रियो एक दूसरे का क्या होता है? एक दूसरे का डायास्टीरियोमर्स होता है, डायास्टीरियोमर्स एक दूसरे का। और मेसो क्या होता है? मेसो के लिए हमने जैसे यहाँ पे लिया था CaBX CaBY, मतलब एक एटलीस्ट कंपोनेंट X एंड Y डिफरेंट होना चाहिए। मेसो होने के लिए हमें ऐसा लगेगा CXYZ CXYZ, तीनों के तीनों सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे X है तो यहाँ पे भी X होना चाहिए, तब जाके वो होता हमारा मेसो कंपाउंड। अब देखते हैं हमारे पास गिवन कंपाउंड क्या है, मेसो है या फिर थ्रियो एरिथ्रो है। इन द गिवन कंपाउंड हमारे पास ये दोनों कार्बन ग्रुप है फ्रंट एंड बैक का, साथ में एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 इधर भी है, एक ब्रोमीन इधर है, एक ब्रोमीन इधर भी है, लेकिन यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है। दिस इज CH3 CH2 ग्रुप, हम एक साथ में ऐसे लिख सकते हैं C2H5 ग्रुप। तो एक है इथाइल ग्रुप और यहाँ पे है हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये क्या हो गया? CaBX CaBY इस फॉर्म में। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं। उसके पहले हमको ये चाहिए कि 100 हर्ट्ज में ही थोड़ा मॉडिफाई करके हम ड्रॉ करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे? बिहाइंड का जो कार्बन है वहां पे राइट हैंड साइड में है ब्रोमीन, लेफ्ट हैंड साइड में है CH3 और नीचे क्या है? इथाइल ग्रुप C2H5। लेकिन इस पोर्शन को आप देखो, इस पर्टिकुलर पोर्शन में हाइड्रोजन को हमें नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे लाना पड़ेगा हाइड्रोजन को, और उसके लिए हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा।
तो CH3 आ जाएगा इस तरफ और ब्रोमीन आ जाएगा इस तरफ। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, राइट हैंड साइड में ब्रोमीन, लेफ्ट हैंड साइड में CH3 और नीचे हाइड्रोजन। अब हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं आराम से फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर में अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे आएगा H, ऊपर आएगा ET, नीचे राइट हैंड साइड में क्या है, नीचे है फ्रंट के कार्बन में ब्रोमीन राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में CH3 और ऊपर भी ब्रोमीन राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में CH3। सो ब्रोमीन राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में CH3। तो ये हो गया हमारा इरिथ्रो आइसोमर। इरिथ्रो आइसोमर। अब दूसरे वाले को ड्रॉ करके देखते हैं। अब आप इस कंपाउंड को देखो, दूसरे कंपाउंड को। इस कंपाउंड को भी हमें पहले थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम है, एक CH3 है, एक ब्रोमीन है, और फ्रंट कार्बन में भी एक CH3 है, एक ब्रोमीन है, लेकिन डिसओरिएंटेड है। ये जो इथाइल ग्रुप है इसको हमें नीचे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये जो H ग्रुप है उसको भी हमें नीचे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, और दोनों कार्बन को ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो हम सॉहर्स पोजिशन में इसको सजा के लिख सकते हैं, C2H5, ऊपर आ जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा ब्रोमीन, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा CH3, और आगे के कार्बन में नीचे H, राइट हैंड साइड में आ जाएगा CH3, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ब्रोमीन। इसको अगर हम 100 हर्ट्ज में लिखे तो क्या होगा, सॉरी फिशर में लिखे तो क्या होगा, फ्रंट कार्बन में है हाइड्रोजन, ऊपर के कार्बन में है C2H5, राइट हैंड साइड में है इधर CH3, लेफ्ट में ब्रोमीन, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में है ब्रोमीन, लेफ्ट में CH3। तो यहाँ पे आप देखो जो कॉमन ग्रुप है ब्रोमीन और ब्रोमीन, ये दोनों डिफरेंट साइड में है, और CH3 और CH3 मिथाइल ग्रुप ये भी डिफरेंट साइड में है। तो ये हो जाएगा आपका थ्रियो आइसोमर। तो ये अगर थ्रियो है और ये अगर इरिथ्रो है तो एक दूसरे का क्या होगा, एक दूसरे का होगा डायस्टीरियोमर। दिस विल बी डायस्टीरियोमर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है डायस्टीरियोमर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 में पूछा गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएजेंट्स यूज्ड टू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्शन। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों हो गया, अगर ये सिर्फ बोला जाता कि RMgBr HCl या फिर H3O+ मतलब एसिडिक वर्कअप ये दिया गया है, या फिर R2CuLi विच इज गिलमैन रिएजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। अगर इन्हीं के ऊपर बात होता सिर्फ, तो हमें ये क्लोरीन एडिशन देखने को नहीं मिलता। बिकॉज आप करके देखो, यहाँ पे आप RMgBr दो, यहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दो, तो क्या होगा, R- कहाँ पे अटैक करेगा, R- हमेशा अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप में। तो कार्बोनिल ग्रुप में अगर अटैक किया तो ये हो जाएगा O-, यहाँ पे आ जाएगा C2H5 विच इज इथाइल ग्रुप, और ये ऑलरेडी हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है। इन द नेक्स्ट स्टेप HCl देने के बाद ये हो जाएगा OH, ये इथाइल ग्रुप और ये मिथाइल था। सो दिस इज नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी रह गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, गिलमैन रिएजेंट R2CuLi। R2CuLi और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कार्बोनिल ग्रुप में अटैक करता है, R2CuLi गिलमैन रिएजेंट अटैक करता है एल्किन ग्रुप में। एल्किन ग्रुप में अटैक करने के बाद फाइनली हमको क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ गया, दिस इथाइल ग्रुप इज एडेड हियर। सो ये OH है, ऑलरेडी एक ग्रुप था CH3, सो दिस विल बी आवर कंपाउंड। ये हमारा कंपाउंड होना चाहिए था, लेकिन ये भी हमारा कंपाउंड नहीं है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन C2H5Li, ये क्या है, ये है सिंपली RLi। RLi का भी सेम काम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा, वो भी यहाँ पे अटैक करेगा, O बॉन्ड को इधर लेके जाएगा, तो फाइनली हमारे पास एक डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, ये डबल बॉन्ड रह जाएगा। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में ये डबल बॉन्ड को Cl ने सब्स्टिट्यूट किया है, और वो कैसे हो सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हमें Cl या ब्रोमीन इसको सब्स्टिट्यूट करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, दैट इज माइकल एडिशन। माइकल एडिशन is important because it prefers, Michael addition prefers 1,4 product over 1,2 प्रोडक्ट। 1,4 और 1,2 प्रोडक्ट क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे
HX इसको ऐड करते तो X माइनस के पास दो जगह था अटैक करने के लिए। X माइनस या तो फिर यहाँ पे अटैक कर सकता था कार्बोनिल ग्रुप पे, या तो फिर ये यहाँ पे अटैक कर सकता था। इसको देते हैं पाथ ए और इसको नाम देते हैं पाथ बी। पाथ ए में क्या होगा? पाथ ए में वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे लग गया X, ये OH हो जाएगा आखिरी में एसिडिक वर्कअप करने के बाद, और ये CH3 तो पहले ही था। दिस इज आवर 1,2 प्रोडक्ट। दिस इज काइनेटिकली फेवर्ड और कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्यों काइनेटिकली फेवर्ड? क्योंकि CO ग्रुप इज मोर पोलराइज्ड, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस डेल्टा चार्ज और कार्बन के ऊपर एक प्लस डेल्टा चार्ज रहता है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा पोलर होता है। और उसके बाद भी ये जो OH ग्रुप यहाँ पे आया, कैसे आया? ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस था वो H प्लस को बहुत आसानी से स्नैच कर सकता है। तो काइनेटिक कंट्रोल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो दिस विल बी आवर काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। लेकिन 1,2 एडिशन यहाँ पे थर्मोडाइनेमिकली फेवर्ड नहीं है। क्यों फेवर्ड नहीं है? स्ट्रक्चर कैसा है? दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड। स्टेरिकली हिंडर्ड X माइनस के अटैक करने के लिए। और सिर्फ वही रीजन नहीं है कि ये स्टेरिकली हिंडर्ड होने के वजह से थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट ज्यादा फेवरेबल होता है। माइकल एडिशन के वक्त हमारे पास एक इनोलेट जनरेट होता है। अगर हम पाथ बी से अटैक करवाए इधर, तो आप देखना ये X इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये O माइनस हो जाएगा। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इनोलेट, एंड दिस इनोलेट इज वेरी मच स्टेबल थर्मोडायनामिकली बिकॉज ऑफ कीटोइनोल टॉटोमरिज्म। कीटोइनोल टॉटोमरिज्म के वजह से ये इनोलेट जनरेशन विल बी थर्मोडायनामिकली फेवरेबल, एंड दैट इज वाई वी विल प्रेफर पाथ बी। तो पाथ बी में क्या होगा? पाथ बी में हमारे पास ये प्रोडक्ट जनरेट होगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और ये H प्लस को कंज्यूम करेगा। H प्लस कहाँ से आता है? HX में जो H प्लस था, X माइनस तो इधर आ गया और जो बाकी H प्लस था उसको इसने कंज्यूम किया। तो फाइनल प्रोडक्ट होगा दिस प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O एंड दिस CH3। अब देखो HCl देने के बाद हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है यही प्रोड्यूस करेगा, और X इन आवर केस इज Cl। स्टार्टिंग मटेरियल क्या था हमारे पास? दिस वाज आवर स्टार्टिंग मटेरियल, तो अलग से एक बार लिख लेते हैं, दिस इज आवर स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे हमने सबसे पहले दिया HCl, माइकल एडिशन हो गया, दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। अब उसके बाद HCl देने के बाद ऑप्शन नंबर 4 में आप देखो C2H5 Mg Br, मतलब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट हमने अप्लाई किया, तो क्या होगा? अब यहाँ पे अगर हम C2H5 Mg Br को अप्लाई करेंगे तो ये माइनस चार्ज इधर अटैक करेगा, ये खुल गया, सो इट विल प्रोड्यूस एक CH3 ग्रुप तो ऑलरेडी था और यहाँ पे इथाइल ग्रुप लग गया, और ये O माइनस उसके बाद H प्लस जो कि ऑलरेडी मीडियम में है उसको कंज्यूम करके फाइनल प्रोडक्ट देगा हमको Cl OH CH3 इथाइल ग्रुप। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। सो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है? 18 में पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। NBS है, CCl4 है, उसके बाद एक बेस दिया गया है। अच्छा, अगर हमारे पास NBS और पानी रहता तो क्या होता? नॉर्मली क्या होता है? NBS इज नथिंग बट N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। NBS है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। अगर सिर्फ साइक्लोहेक्सिन के साथ इसी का रिएक्शन होता तो कैसे होता? N यहाँ पे है ब्रोमीन और बाकी जो स्ट्रक्चर है एज इट इज हमने ड्रॉ किया। अब ब्रोमीन का एक लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। तो हमारे पास क्या आया? इधर से हमारे पास आ जाएगा ब्रोमोनियम आयन। दिस विल बी आवर ब्रोमोनियम आयन जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। और अगर इसके बाद हम सीधा सीधा पानी डाल देते H2 तो क्या होता? ऑक्सीजन का लोन पेयर वुड अटैक हियर और ये बॉन्ड इधर चला जाता, एंड फाइनली वी वुड गेट, यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे आता OH,
और इसका मैं स्टीरियो केमिस्ट्री भी बताता हूँ। अटैक अलग साइड से होगा, ये अगर हाइंड साइड है तो ये विल बी फ्रंट साइड। सो दिस वुड बी आवर ट्रांस आइसोमर मेजर प्रोडक्ट अगर हम पानी ऐड करते, बट दिस इज नॉट द केस। हमारे रिएक्शन में NBS के साथ CCl4 दिया गया है, एंड व्हेन NBr इज रिलेटेड टू CCl4 तो जनरली क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ब्रोमीन एडिशन होता है। रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे कैसे होगा, N ब्रोमोसक्सिनामाइड वुड फर्स्ट ब्रेक इनटू लाइक दिस, ये ऐसे। और जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है वो है साइक्लोहेक्सिन, तो उसके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। उनमें से आप कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ले लो, उसको होमोलाइटिक क्लीवेज करवाओ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आफ्टर होमोलाइटिक क्लीवेज वी विल गेट दिस रेडिकल साइक्लोहेक्सिन रेडिकल। अब इस साइक्लोहेक्सिन रेडिकल के साथ यहाँ पे जो ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म हुआ था, दोनों रिएक्शन करके वी विल गेट दिस प्रोडक्ट एलाइलिक ब्रोमाइड। और क्योंकि ये एलाइलिक ब्रोमाइड फॉर्म होता है तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, नेक्स्ट स्टेप में हमने सीधा सीधा बेस दे दिया, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये है गुड बेस, एंड दिस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड विल स्नैच दिस हाइड्रोजन टू मेक इट एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड उसके कंजुगेट पोजीशन में। दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 18 का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने सेम स्टार्टिंग मटेरियल लिया है, दैट इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड लेने के बाद उसको एक बार सिर्फ एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया है, हमको P मिला है, और एक बार एमोनिया, ये क्या है, दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के लिए हम H2 निकल को यूज करते हैं। तो P और Q में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। अगर सिर्फ NH3 के साथ आप कोई एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, सिर्फ NH3 के साथ रिएक्ट करवाने के बाद यू विल गेट एन इमिन। इमिन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड NH, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोडक्ट P, दिस इज इमिन। अब यहाँ पे ये नहीं रुक सकता था, अगर हम इसको H+ देते, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते, तो ये पॉलीमर फॉर्म करता, और अगर हम इसको बेसिक मीडियम मतलब pH हाई कर देते, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते, तो हमारे पास क्या आता, वी वुड गेट दिस कंपाउंड। तो ऑप्शन में है ये वाला कंपाउंड, ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि क्यू क्या है, व्हाट इज क्यू। क्यू में क्या है, क्यू में एमोनिया तो हमने दे दिया, एसिटल्डिहाइड के साथ हमने एमोनिया दिया, लेकिन उसके साथ H2 निकल भी दिया, तो उससे क्या होगा, CH3 के साथ कार्बोनिल पोजीशन में जो कार्बोनिल ग्रुप था, ये C डबल बॉन्ड हो, वहां पे 2 हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगा, और बाकी NH3 के वजह से यहाँ पे आ जाएगा एक NH2 ग्रुप। तो ये क्या हो गया, सिंपल एमाइन, CH3 CH2 NH2, ये सिंपल एमाइन हो गया। तो एक तरफ हमारे पास है या तो फिर ये प्रोडक्ट या तो फिर ये फाइनल प्रोडक्ट, और दूसरे तरफ हमारे पास ये है Q सिंपल एक एमाइन। तो ऑप्शन में क्या है, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी मैच कर रहा है कि सबसे पहले एक इमिन, दिस इज P इज नथिंग बट एन इमिन, और उसके बाद Q है एक सिंपल एमाइन। तो ऑप्शन होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, it is asked that the reagent that can differentiate pentanal and pentane threone, ये दोनों क्या है, एसेंशियली नाम के आखिर में Al है, मतलब दिस इज एन एल्डिहाइड, और ये ओन है, मतलब दिस इज एन कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंस करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, शिफ्स रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट इज नथिंग बट फुक्सिन और सोडियम बाईसल्फेट का एक मिक्सचर, सोडियम बाईसल्फाइड, इन दोनों का मिक्सचर अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो वी विल गेट एन मैजेंटा कलर और पिंक कलर सोल्यूशन, एंड दैट इंडिकेट्स कि सोल्यूशन में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। लेकिन कीटोन के साथ ये रिएजेंट, शिफ्स रिएजेंट, कोई रिएक्शन नहीं करता। तो आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो ओजोनोलिसिस किया गया है। ओजोनोलिसिस का सिंपल रूल क्या है कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ओजोनोलिसिस करने से, और उसके साथ एक तरफ एक कीटो ग्रुप और दूसरे तरफ दूसरा कीटो ग्रुप प्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या होगा, दिस विल जेनरेट, हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड दो कीटो ग्रुप, और यहाँ पे भी एक कीटो ग्रुप आएगा। बाकी नंबर ऑफ कार्बन आप ध्यान रखना ताकि सेम रहे। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज अगर प्रोडक्ट ए है सो दिस विल बी प्रोडक्ट ए। उसके बाद हम क्या दे रहे हैं, डाइल्यूट KOH, साथ में इथेनॉल हीट। तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एल्कोहलिक KOH एक्ट्स एज बेस। ये आप ध्यान रखना, अगर हम एक्वस KOH देते हैं कहीं पे, दैट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एल्कोहलिक KOH एक्ट्स एज बेस। तो बेस क्या करेगा, इन द नेक्स्ट स्टेप OH माइनस विल स्नैच वन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से स्नैच होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट दिस कंपाउंड। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा और रिंग नंबर चेंज हो जाएगा। अभी तक हमारे पास दो 6 मेंबर्ड रिंग था, अब हमारे पास एक 7 मेंबर्ड रिंग होगा प्लस एक 5 मेंबर्ड रिंग होगा। कैसे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज विल कम हियर और ये चार्ज यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया 7 मेंबर्ड रिंग। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ये हमारा एक नंबर कार्बन था और डबल बॉन्ड कहाँ पे था, एक नंबर कार्बन के एडजेसेंट कार्बन में, दैट इज नंबर 2 कार्बन में। सो डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा और बाकी कितना रिंग रहा, 1 2 3 4 और ये 5। सो 1 2 3 4 5, दिस विल बी आवर 5 मेंबर्ड रिंग। ये हुआ हमारा 7 मेंबर्ड रिंग और ये है हमारा 5 मेंबर्ड रिंग। और दूसरा ये जो कार्बोनिल ग्रुप था वो कहाँ पे रहेगा, दैट विल बी इन कार्बन नंबर 7। सो ये हो गया हमारा O माइनस। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट OH यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी एक कीटो ग्रुप था, लेकिन सोल्यूशन में क्या है, अभी भी बेस है। सोल्यूशन में अभी भी OH माइनस है, बेस है। तो दिस हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और दिस विल बी एलिमिनेटेड, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। सो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जहाँ पे सिर्फ एक कीटो ग्रुप है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द लास्ट स्टेप हमको क्या रिएजेंट दिया गया है, N2H4 साथ में NaOH ग्लाइकॉल हीट। N2H4 क्या होता है, दैट इज नथिंग बट हाइड्रोजन। NH2 दिस इज हाइड्रोजन। और इसका काम क्या होता है, अगर कहीं पे कीटो ग्रुप है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन। और इन द नेक्स्ट स्टेप अगर हम NaOH मतलब कोई भी बेस और ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करते हैं तो वो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। सो NH2 प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, इसका काम ही होता है C डबल बॉन्ड O को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने का। दिस इज नोन एज उल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो यहाँ पे वही होगा, उल्फ-किश्नर रिडक्शन होगा। एंड फाइनली द प्रोडक्ट विल गेट इज अ 7 मेंबर्ड रिंग, साथ में एक 5 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, हम देखते हैं। प्रोडक्ट ऐसा है ऑप्शन बी में हमको ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लोरीन एसिटिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया है। ये क्या है, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। ये अगर सिर्फ साइक्लोहेक्सानोन होता तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता, आप एज्यूम कर लो कि ये बस साइक्लोहेक्सानोन है। इसके साथ अगर हम क्लोरीन और एसिटिक एसिड देते तो क्या होता, इन द नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर वुड अटैक द OH ग्रुप। एसिटिक एसिड का जो OH ग्रुप है उसको अटैक करता, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया एज नेगेटिव चार्ज। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट दिस इज आवर
इंटरमीडिएट OH, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और साथ में क्या है, साथ में ये एसीटेट एनायन, एसीटेट एनायन है। अब ये एसीटेट एनायन क्या करेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन स्नैच करने लायक। तो कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन को, चाहे इसको वो स्नैच करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होगा और ये डबल बॉन्ड इस प्लस चार्ज को एबोलिश कर देगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और साथ में क्लोरीन और एसिटिक एसिड एज इट इज है। अब इस प्रोडक्ट को आप गौर से देखो, दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट इज एन इनॉल, यहाँ पे इन ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, सो ये इनॉल हो गया। और सोल्यूशन में हमारे पास अभी भी एसीटेट एनायन है, तो क्या होगा, इनॉलेट फॉर्मेशन के थ्रू ये एसीटेट एनायन यहाँ पे स्नैच कर लेगा इस हाइड्रोजन को, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये जो डबल बॉन्ड है वो एक क्लोरीन एटम को Cl2 मॉलिक्यूल से कंज्यूम करेगा एंड एज ए रिजल्ट वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे Cl और यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड हो। तो फाइनली क्या जनरेट हुआ हमारे पास था सिर्फ एक साइक्लोहेक्सानोन, ये था हमारे पास, और फाइनली हमारे पास जनरेट हुआ अल्फा पोजीशन में एक क्लोरीन, ठीक है, ये जनरेट हुआ। दिस इज द होल थिंग, दिस इज द होल थिंग। बट अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप है, तो उससे हमारा डिफिकल्टी क्या आएगा। अब सेकेंड स्टेप में देखना डिफिकल्टी क्या आएगा। मैं एकदम फर्स्ट स्टेप को कोई चेंज नहीं करूंगा, ये है हमारा फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट स्टेप, इसको मैं चेंज करूंगा क्या, बस यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फिर हमारे पास बन गया ये वाला मॉलिक्यूल। अब चेंज यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप आ गया और बाकी क्या है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये है एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो एसीटेट एनायन है नेक्स्ट स्टेप में कौन से साइड से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसी से ये फाइनल डिसीजन होगा कि हमारे डबल बॉन्ड ओ तो बीच में है, Cl यहाँ पे आएगा CH3 के साथ, या फिर Cl दूसरे तरफ आएगा जहां पे CH3 नहीं है, इन दोनों में से कौन सा होगा, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो जनरली इट कैन बी एज्यूम्ड कि एसीटेट एनायन स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से इस साइड से, राइट हैंड साइड से जहां पे मिथाइल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वहां से अल्फा हाइड्रोजन को नहीं करेगा बल्कि लेफ्ट हैंड साइड से अल्फा हाइड्रोजन को करेगा। लेकिन दिस विल बी रॉन्ग, क्यों, क्योंकि हमें इसके बाद क्या जनरेट करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनोलेट जनरेट करना है। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड से जनरेट करके देखते हैं, एक बार राइट हैंड साइड से। तो ये हो गया पाथ ए, पाथ ए मतलब जहां पे CH3 ग्रुप है, ये है पाथ ए। तो पाथ ए से जनरेट करना है, तो कैसे हम जनरेट करेंगे इनोलेट को, अल्फा हाइड्रोजन एक स्नैच होने के बाद डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये हो जाएगा हमारा OH और CH3 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये है पाथ ए। अब पाथ बी जहां पे CH3 नहीं था, इन दोनों हाइड्रोजन में से अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाए तो डबल बॉन्ड कहाँ पे जनरेट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे रहेगा OH और CH3 यहाँ पे था। अब इस दोनों स्ट्रक्चर को अब देखो, पाथ बी वाले स्ट्रक्चर को और पाथ ए वाले स्ट्रक्चर को, दोनों ही है इनॉल, ये भी है इनॉल और ये भी है इनॉल। विच इज मोर स्टेबल, ऑब्वियसली द मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल। मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड कौन सा है, ये है लेस सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड, बट दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक तरफ एक हाइड्रोजन है, बस एक ही तरफ एक सब्सटीट्यूशन है OH, लेकिन यहाँ पे एक तरफ OH है, दूसरी तरफ CH3 है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो दिस इज द मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल एंड दैट इज वाई दिस विल बी मोर फेवर्ड कंपाउंड, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप इस मोर सब्सटीट्यूटेड इनॉल को हम और एक बार लिखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये है CH3, ये है OH। अब ACO एनायन ऑलरेडी यहाँ पे है, वो एनायन इस हाइड्रोजन को स्नैच करेगा, दिस विल बी योर डबल बॉन्ड, और हमारे पास है Cl मॉलिक्यूल, सो एक Cl एटम उधर से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो वी विल गेट फाइनली दिस प्रोडक्ट कि CH3 जहाँ पे लगा हुआ है उसी बॉन्ड, उसी कार्बन पे Cl लगा होगा और साथ में ये कीटो ग्रुप। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्यों, इसके बाद भी एक रिएजेंट है। इसके बाद का रिएजेंट क्या है, द गिवन रिएजेंट
एट द लास्ट स्टेप इज पीरियडिन। यहाँ पे देखो आप पीरियडिन दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट पीरियडिन। पीरियडिन क्या रोल प्ले करता है? बेस का रोल प्ले करता है। तो पीरियडिन will abstract one hydrogen, any one of these two hydrogens from here, and finally one double bond will be get here, और ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो we will get a double bond here, CH3 तो ऑलरेडी यहाँ पे था और कीटो ग्रुप भी ऑलरेडी यहाँ पे था। तो ये होगा हमारा फाइनल कंपाउंड। तो ये कौन से ऑप्शन में है? दिस इज इन ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर सी देखो, दिस इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्टेंट ए इज। ओजोनोलिसिस किया गया है और कुछ नहीं, ओजोनोलिसिस के बाद हमें प्रोडक्ट दिया गया है, हमको स्टार्टिंग मटेरियल बताना है। ओजोनोलिसिस का रूल हमने क्या बताया था कि अगर कोई डबल बॉन्ड है उसको आप ब्रेक कर दो और दोनों तरफ कीटो ग्रुप बना दो, तो ये हो जाएगा हमारा दो प्रोडक्ट। यहाँ पे सेपरेट प्रोडक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही कंपाउंड में, कोई भी आप कंपाउंड उठा के देख लो ABCD, एक ही कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए हमें सेपरेट प्रोडक्ट नहीं मिला, एक ही प्रोडक्ट मिला है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये श्योर हो जाओ कि रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ कार्बन्स है प्रोडक्ट में भी उतने नंबर ऑफ कार्बन्स होगा, क्योंकि ओजोनोलिसिस में नंबर ऑफ कार्बन का कोई चेंज नहीं होता। तो ये दोनों प्रोडक्ट देखो, इस प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो मतलब ये नहीं होगा, ए नहीं होगा। सी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये हो सकता है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। सबसे पहले इसको लेते हैं बी को, ए तो कैंसिल हो गया, बी को लेते हैं। बी में क्या है? दो डबल बॉन्ड है, एक यहाँ से क्लीव होगा और एक इधर से क्लीव होगा। दोनों बॉन्ड क्लीव होने के बाद एक एक ऑक्सीजन लग जाएगा, तो हम उसी तरीके से लिखते हैं, अरेंज बाद में करेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, फिर जैसा मॉलिक्यूल था बिल्कुल वैसे ही आप ड्रॉ करो, सिर्फ डबल बॉन्ड ओ लगाते जाओ, मतलब कीटो ग्रुप लगाते जाओ। अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये ऐसे आया, साथ में ऐसा, फिर ये डबल बॉन्ड ओ और एक मिथाइल ग्रुप, इस तरफ भी एक डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। अब इसको अरेंज करके हमें लिखना है। कैसे अरेंज करेंगे? इसको नाम देते हैं 1, फिर 2, फिर 3। इसको लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये 3 नंबर कार्बन। अब इस 3 नंबर कार्बन से हम जाएंगे 4 नंबर कार्बन पे, और उधर एक चेन खत्म हो गया क्योंकि CHO एल्डिहाइड ग्रुप हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CHO। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे 5 नंबर कार्बन, फिर नीचे आएंगे 6 नंबर कार्बन। सो यहाँ पे 5 नंबर कार्बन, फिर यहाँ पे 6 नंबर कार्बन। अब 6 नंबर कार्बन से हम दोनों तरफ जा सकते हैं, एक है 7 नंबर के तरफ, यहाँ पे आपको मिलेगा CH3CO, तो 7 नंबर के तरफ अगर हम जाए तो यहाँ पे मिलेगा CH3CO, तो ये हो गया 7 नंबर कार्बन। और दूसरे तरफ हम जा सकते हैं 8 नंबर कार्बन के तरफ, वहाँ पे मिलेगा एक CHO ग्रुप, तो दूसरे तरफ मतलब यहाँ पे जा सकते हैं 8 नंबर कार्बन की तरफ, यहाँ पे CHO ग्रुप मिलेगा। अब देखो एग्जैक्टली मैच हो गया, एग्जैक्टली मैच हो गया, हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो मॉलिक्यूल है दैट हैज बीन मैच्ड एग्जैक्टली विद दिस मॉलिक्यूल, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द रिएक्शन ऑफ साइक्लोऑक्टाइन विथ HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। रिएक्टेंट क्या है? साइक्लोऑक्टाइन। साइक्लोऑक्टाइन मतलब एक एल्काइन ग्रुप, मतलब दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। आपको इस ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक सिंपलेस्ट एल्काइन का फॉर्म लो आप, लाइक दिस। अब इसके साथ देखो कि HgSO4 का क्या रिएक्शन होता है। HgSO4 जनरली, Hg यहाँ पे रहता है 2+ स्टेट में और साथ में SO4, तो ये जनरली एल्काइन के साथ एक 3 मेंबर्ड रिंग जनरेट करता है, लाइक दिस RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे रहेगा Hg सिंगल बॉन्ड C, और साथ में O SO4 पार्ट रहेगा साथ में, S डबल बॉन्ड O और O माइनस, Hg के ऊपर है प्लस, और इसके साथ बाकी R ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? मॉलिक्यूल में
मीडियम में H2O है, सो H2O विल अटैक हियर एंड दिस बॉन्ड विल ओपन। तो यहाँ पे रहेगा RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे HgO और साथ में सल्फेट एडक्ट एज इट इज, और यहाँ पे जो R है R, C के साथ OH2 ऐड हुआ था तो एक हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, बाकी रहेगा OH। अब इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट स्टेप कीटोइनोल टॉटोमरिज्म विल हैपन। कीटोइनोल टॉटोमरिज्म में क्या होगा, कीटोइनोल टॉटोमरिज्म में ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH और साथ में जैसे Hg एडक्ट था वैसे ही S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे साथ में R। ये हो गया हमारा कीटोइनोल टॉटोमरिज्म। अब इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का दैट विल अटैक दिस Hg and this bond will snatch one H plus from the H2SO4 medium। तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2R। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, कीटोन, और हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या था, दैट वाज एल्काइन। तो फाइनली HgSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पे हमें एल्काइन से कीटोन मिल गया। तो द सेम थिंग विल हैपन हियर। हमारे पास क्या था, हमारे पास था स्टार्टिंग मटेरियल साइक्लोऑक्टाइन दिस प्रोडक्ट। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन ग्रुप, इसके एक तरफ दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन एटम, और एक तरफ एक डबल बॉन्ड वो ऐड हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। सो ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये क्वेश्चन है। According to the question, shift of lambda max to shorter wavelength in electronic spectroscopy is known as। अब देखो बैथोक्रोमिक हो चाहे हिप्सोक्रोमिक हो, ब्लू शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक बोलते हैं ब्लू शिफ्ट को, और बैथोक्रोमिक को क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। बाकी हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, इन चारों शिफ्ट को याद रखने के लिए आप बस ये डायग्राम याद रखना, जिस डायग्राम में वाई एक्सिस के अलोंग हम एब्जॉर्बेंस प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इन नैनोमीटर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, लैम्डा प्लस होते जा रहा है, दैट इज इसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। रेड शिफ्ट को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लोअर लैम्डा मतलब माइनस लैम्डा की तरफ जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, या फिर दिस इज ऑल्सो नोन एज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और लैम्डा का कोई चेंज ना होके अगर एब्जॉर्बेंस का चेंज हो, तो अगर हायर एब्जॉर्बेंस की तरफ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अगर लोअर एब्जॉर्बेंस की तरफ जाए तो हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लैम्डा मैक्स का शिफ्ट हुआ है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, मतलब इस तरफ लैम्डा मैक्स का शिफ्ट हुआ है, तो क्या होगा, ब्लू शिफ्ट होगा या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। ऑप्शन में कौन सा वाला है, दिस इज ब्लू शिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। कितना तक हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अभी 26 से 50 तक बाकी है, मतलब और 25 क्वेश्चंस बाकी है, वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।